हेलो स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टडी करेंगे, लेकिन हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए एक अलग पार्ट बनाएंगे, यानी थर्ड पार्ट। और पिछला बुक के हिसाब से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया के इंट्रोडक्शन को हमने यहाँ पे स्टडी किया था। और तब मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में 1919 से शुरुआत करेंगे, यानी गांधी के आने के बाद, और उनके द्वारा जो दो बड़े मूवमेंट लॉन्च किए गए थे, एक 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है, और एक 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के स्प्लिट को भी हम देखेंगे इस चैप्टर में, किस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स थे और किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स थे। इसमें साल्ट मार्च खास रहेगा और इसमें खिलाफत को भी हम शामिल करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और टेक्स्ट मैटर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जो इस पार्ट में ज़्यादातर स्टडी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी एक बड़े मूवमेंट के लिए, और गांधी जी के आने के बाद किस प्रकार से एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च भी होता है, और पब्लिक में एक अनरेस्ट, अंग्रेज़ों के प्रति गुस्सा और एक निराशा, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो रहा था लोगों के मन में कि किस प्रकार से अंग्रेज उनके साथ इनजस्टिस कर रहे थे और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करते थे। इन द ईयर्स आफ्टर 1919, यानी कि 1919 के बाद, वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज़। तो हमने देखा किस प्रकार से जो नेशनल मूवमेंट हैं वो नए क्षेत्रों में बढ़ रहे थे। आपने क्लास 9 में ऑलरेडी 1990 के पहले के इतिहास को पढ़ा होगा और बाल गंगाधर तिलक को भी स्टडी किया होगा, किस प्रकार से उस समय के जो नेता थे। आपने बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ा होगा। तो उन सबको छोड़ते हुए हम इस चैप्टर में जो कुछ भी है उसको स्टडी करते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, तो आपने देखा था किस प्रकार से कि नेशनल मूवमेंट के बढ़ने के साथ साथ नए नए लोग मतलब उसमें शामिल हो रहे थे। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और स्ट्रगल के नए नए तरीके निकाल रहे थे। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, इनको हम कैसे समझ सकते हैं। आखिर जो मूवमेंट बढ़ रहा था उसमें नए पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे थे, स्ट्रगल के नए नए मोड्स, मैथड्स लोग अडॉप्ट कर रहे थे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डेवलपमेंट और डिफरेंट सिचुएशन को स्टडी करना पड़ेगा, और व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव, और उनके क्या प्रभाव पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको मालूम है कि 1914 से और 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उस वक्त इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, एक गुलाम देश था। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में सिचुएशंस बन रही थी नेशनल मूवमेंट के लिए। तो उस समय वॉर की वजह से जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, जो हमारी राजनीतिक दशा थी, वो ठीक नहीं थी। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, क्योंकि वॉर में आप जानते हैं रक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, और उसके खर्चे को पूरा करने के लिए, मतलब उसको फाइनेंस करने के लिए वार लोन्स का सहारा लिया जा रहा था। मतलब सरकारें भी उधार लेती हैं। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और टैक्स बढ़ा दिए जाते थे। कस्टम ड्यूटीज़ व रेज्ड, तो कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया, मतलब कि सीमा पे जो शुल्क लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटीज़ कहते हैं। एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंट्रोड्यूस का मतलब जानते हैं, इनकम टैक्स की शुरुआत की गई। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज, तो युद्ध के समय आप जानते हैं कि प्राइसेस कम थोड़ी होंगी, बढ़ेंगी खाद्यान्नों की चीज़ों की प्राइसेस। डबलिंग बिटवीन 1913 1918, और 1913 से लेकर 1918 के बीच में, मतलब वॉर के शुरू होने के पहले से और वॉर के दौरान 1918 खात्मे तक भी जो प्राइसेस थे वो डबल हो चुकी थी। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप, तो जो गरीब लोग होते हैं उनकी तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ बढ़ गई कॉमन पीपल के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन और टू सप्लाई सोल्जर्स, और हाँ, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन भी हो रहा था उस वक्त, मीन्स की ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिए जाते थे लोग। और आप जानते हैं किसके, कॉमन मैन, पुअर पीपल के ही लोग होंगे, कोई धनी, और रिच पीपल के लोगों को थोड़ी कोई भर्ती करता होगा। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट, इसे हम फोर्स रिक्रूटमेंट भी कह सकते हैं, रूरल एरियाज़ में होता था, और इससे भी लोगों के बीच में गुस्सा था। तो देखिए प्राइसेस बढ़ रही थी, तो लोगों में परेशानी थी, और उनके बच्चों को सेना में ज़बरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था तो वो परेशान थे। देन इन 1918-19 और 18 और 1920-21 के बीच में जो क्रॉप्स फेलियर्स भी थे मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में। अब ये तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिससे कि खाद्यान्नों की कमी हो गई। तो आप जानते हैं कि कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दिस वाज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे फूड के ऑटोमेटिकली, और बीमारियां भी फैल रही थी, इन्फ्लुएंजा महामारी फैली हुई थी, और उस समय उतनी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 की जो सेंसस है, 12 to 13 मिलियन, आप जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं,
तो 12 to 13 मिलियन पेरिस्ट, पेरिस्ट मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, एज ए रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड द एपिडेमिक। तो महामारी से और अकाल से, मतलब कि जब फूड शॉर्टेज हो जाती है तब अकाल पड़ता है। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो 12 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 30 लाख। तो इतनी संख्या लगभग लोगों की समाप्त हो गई महामारी और अकाल की वजह से। तो लोगों में गुस्सा तो था ही, और सरकार के खिलाफ गुस्सा होगा। और सरकार किसकी थी उस वक्त? एक फॉरेन गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर। देखिए, जो वर्ल्ड वॉर था इसको गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था। यानी कि गांधी जी जब इंग्लैंड में थे उस वक्त, जब वॉर शुरू हो गया था, वो भारत लौट रहे थे तो इंग्लैंड में थे उस वक्त, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी थी, सपोर्ट किया था। और एक एम्बुलेंस वॉलंटरी यूनिट भी खड़ी करने की कोशिश की थी, और अंग्रेज़ों ने इसकी वजह से उन्हें एक उपाधि भी दी थी, कैसर हिंद की उपाधि थी वो, जिसे हम कैसर हिंद की उपाधि हम कहते हैं, जो कि उन्होंने बाद में लौटा भी दिया था इस उपाधि को। जब 1920 में स्टार्ट होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, और इसलिए सपोर्ट किया था कि, और लोगों ने भी, कि चलो कोई बात नहीं, अगर हम वॉर में सपोर्ट करेंगे इंग्लैंड का तो वो बदले में हो सकता है कि हमें कंसेशंस दें और हमें कुछ डोमिनियन स्टेटस दे दें। देखिए, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह अपना शासन चला सकते हैं। लेकिन वो भी आशाएं धूमिल हो गई, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं वॉर समाप्त होने के बाद। और एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड में कि व्हाट वर द सिचुएशंस आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, या हाउ डिड द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हेल्प इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन नए भी बनाए जा सकते हैं। और अगर आप लेक्चर को ठीक ढंग से सुनते हैं, और हमारी नोट सीरीज़ में कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि प्लीज़ आप अपने लिए विजिट करिए, मेरे लिए नहीं। जो हमारी नोट सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं, कंप्लीट पैकेज है वो 18 चैप्टर्स का, जो कि कोर्स है आपका, उसमें आपको ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें से बने बनाए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और जो हमने हेडिंग्स दी हैं नोट्स की, वो सब बोर्ड के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हैं, क्योंकि 100% टारगेट हमारा रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इन सिचुएशंस के बीच अगर कोई लीडर मिल जाए लोगों को तो कहना ही क्या है, और वो भी अगर वो मास लीडर हो, मीन्स जिसके पीछे लाखों की तादाद में जनता विश्वास करके चल निकले। एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। इस समय एक नया नेता भारत में उत्पन्न होता है, आता है, और नई तरीके वो स्ट्रगल के बताता है लोगों को। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का नाम कोई नया नहीं है आपके लिए, और इस सत्याग्रह को नॉन वायलेंट मेथड से आगे बढ़ाया जाता है, मतलब अहिंसात्मक तरीके से। किसी को हिंसा नहीं पहुंचानी है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। देखिए, 1893 में महात्मा गांधी एक वकालत के सिलसिले में अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद बीच में भारत आते भी हैं, लेकिन वो अफ्रीका को छोड़कर परमानेंटली 1915 में आते हैं, और 9 जनवरी को वो कदम रखते हैं भारतीय भूमि पर, मुंबई में। हालांकि वो 1914 में ही रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो इंग्लैंड हो के तब उन्हें इंडिया आना था। और इस बीच 1914 में इंग्लैंड पहुंचने के बाद वॉर शुरू हो जाता है, तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कैसर हिंद की उपाधि उन्हें दी जाती है, 1915 में कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। जब वो भारत में आ चुके होते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो भारत लौटते हैं फिर वो। तो ये डेट यहाँ पर इस तरह दी गई है। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट। और साउथ अफ्रीका में लगभग उन्होंने अपने 20 साल बिताए, और वहाँ पर ऑलरेडी वो वर्ल्ड फेमस हो चुके थे अपने नॉन वायलेंट तरीके से, जो वहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ के लोगों के राइट्स के लिए, जो ब्लैक पीपल थे। तो ही वॉज ऑलरेडी नोन, और लगभग 45 ईयर्स उनकी एज थी जब वो भारत लौटे थे 1915 में। और एक यहाँ पे सीन भी दिया गया है कि ना, इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वॉक्स रस्ट 6 नवंबर 1913। तो वो अफ्रीका में ही थे उस वक्त महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज लीडिंग द वर्कर्स फ्रॉम न्यू कैसल टू ट्रांसवाल। तो महात्मा गांधी जी इनको लीड कर रहे हैं। व्हेन द मार्चेस वर स्टॉप्ड एंड गांधी जी अरेस्टेड, तो उनको, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया जाता है और उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। थाउजेंड्स ऑफ मोर वर्कर्स ज्वाइन द सत्याग्रह अगेंस्ट रेसिस्ट लॉज। तो वहाँ पे आप जानते हैं किस प्रकार का लॉ था, यानी वो ब्लैक एंड वाइट के बीच में भेदभाव करने वाला लॉ था, नस्लवादी कानून था वहाँ पे, कि गोरी नस्ल और काली नस्ल के लोग, चमड़ी वाले लोग, दैट डिनाइड राइट्स टू नॉन वाइट्स। तो जो नॉन वाइट्स थे, यानी ब्लैक पीपल थे या कलर्ड पीपल आप कह सकते हैं, तो उनके साथ भेदभाव होता था, और गांधी जी उसके लिए संघर्ष कर रहे थे वहाँ पे।
द रेसिस्ट रिजीम मतलब नस्लवादी जो सरकार थी वहाँ की, विद ए नोबल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। देखिए मास का मतलब होता है इसमें जनता काफ़ी बड़े पैमाने पे शामिल हो, लार्ज स्केल पे, और एजिटेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी हलचल जो विरोध जताने के लिए हो, इसे आप आंदोलन भी कह सकते हैं। तो उन्होंने जन आंदोलन किए, वो भी नोबल मेथड यानी शानदार तरीके अपनाए उसके लिए, जिसमें किसी की हत्या शामिल नहीं थी। और ये जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ के लिए चीज़ें लिखी गई हैं, विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, उसे वो सत्याग्रह कहते थे। देखिए अभी हम इसको लेंगे यहाँ पे जो लिखा गया है तो हम समझेंगे। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ। तो सत्याग्रह का मतलब होता है कि ट्रुथ की पावर, सत्य की शक्ति। तो वो ये मानते थे कि ट्रुथ में पावर होती है, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सत्य को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए। अगर आप सत्य को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप मिसलीड हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं और गलत कदम उठा सकते हैं। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, कॉज का मतलब होता है पर्पज, हेतु हिंदी में हम कहेंगे। अगर आप सही बात के लिए, सच के लिए लड़ रहे हैं, इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी। तो आप ये मत सोचिए कि आपको किसी की बॉडीली और फिजिकल फोर्स की आवश्यकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑपरेसर मतलब जो अत्याचार कर रहा हो, सता रहा हो, वो ऑपरेसर हो गया। ऑपरेस्ड जिस पर अत्याचार किया जा रहा हो, तो जो ऑपरेस्ड है वही तो सत्याग्रह करेगा। और किसके खिलाफ करेगा? ऑपरेसर के खिलाफ करेगा। ऑपरेसर सरकार भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये मत सोचिए कि आपको बहुत ताकतवर होना ज़रूरी है फिजिकली। विदाउट सीकिंग वेंजियंस, कोई बदले की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। और बीइंग अग्रेसिव, ना ही आपको आक्रामक होने की ज़रूरत है कि अरे आगे बढ़े चले जा रहे हैं, कि देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अ सत्याग्रह कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। तो बिना बदले की भावना के, बिना आक्रामक हुए, बिना फिजिकल फोर्स के, एक सत्याग्रही सत्य की ताकत पर भरोसा करते हुए कि हम सत्य पथ पर हैं, हम ट्रू पाथ पर हैं, हम सच के साथ हैं, इसलिए हमारे पास सच की ताकत है। एक सत्याग्रही, आग्रह का मतलब होता है कि आप किसी बात पे बार बार जोर दीजिए, उसे कहते हैं आग्रह करना। तो सत्याग्रही सच पर जोर देते हुए आगे बढ़ता है और वो बैटल को जीतता भी है थ्रू नॉन वायलेंस। क्यों? क्योंकि फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है, अग्रेसिव होना नहीं है, वेंजेंस की भावना होनी नहीं है, तो आप किसको नुकसान पहुंचाओगे? किसी को नहीं। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग द कॉन्सेंस। अच्छा, फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग द कॉन्सेंस, अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की जाती है, ऑफ द ऑपरेशर। तो जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो आपको सता रहा है, जो आप पे जोर जबरदस्ती कर रहा है, उसकी अंतरात्मा को झकझोरने की बात होती है। जब उसे बार बार सत्य समझाओगे तो या तो वो जानबूझकर उसे इग्नोर करेगा, और नहीं तो अगर उसे नहीं पता है तो पता चलने पे शायद वो खेद व्यक्त करेगा और आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। पीपल यानी कि लोग, जनता, इंक्लूडिंग द ऑपरेसर, जिसमें ऑपरेसर भी लोग का ही हिस्सा है, हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। उन्हें मनाना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, चाहे लोग हों चाहे ऑपरेसर हो, कि ट्रुथ क्या है, वो उसको समझें, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि उन्हें ट्रुथ को समझाओ, ना कि उनके ऊपर ट्रुथ को फोर्स करो कि देखो मान लो यही बात सही है। नहीं, उन्हें कन्विंस करो। तो उन्हें आपको फोर्स नहीं करना है वायलेंस का सहारा लेके कि नहीं बोलोगे, नहीं मानोगे, हम कह रहे हैं ना सच है, नहीं मानोगे लो दो छप्पड़। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रायम्फ। और इस प्रकार से अगर हम संघर्ष करते हैं तो अल्टीमेटली अंततः सत्य की ही जीत होगी। ट्रुथ वाज बाउंड टू ट्रायम्फ। महात्मा गांधी बिलीव दैट, महात्मा गांधी का विश्वास था कि धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। उन्होंने कहा कि अगर हम नॉन वायलेंस तरीके से अगर कोई हम संघर्ष करते हैं और अहिंसा को ही अपना धर्म मान लेते हैं, कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही धर्म है, अर्थात किसी को चोट ना पहुंचाना। और यहाँ पे भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, पैसिव रेजिस्टेंस मतलब आप बिना आक्रामक, जब आप किसी के एक्शन के खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं शो करते तो आप पैसिव कहलाएंगे। यानी आपके ऊपर लाठी उठाई गई और आप लाठी उठाकर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप चुपचाप खड़े हैं, उसको सह रहे हैं, तो आपका पैसिव रेजिस्टेंस होगा। आप हट भी नहीं रहे हैं वहाँ से, भाग भी नहीं रहे हैं, तो पैसिव रेजिस्टेंस हो जाएगा। दैट इट इज़ द वेपन ऑफ द वीक। लोग कहते हैं कि जो पैसिव रेजिस्टेंस है, मतलब सत्याग्रह में पैसिव रेजिस्टेंस होता है, ये कमज़ोर लोगों का हथियार है, मतलब मजाक भी उड़ाया जाता था। आज हम महात्मा गांधी को बहुत मान सम्मान देते हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी आंदोलनों की और इस तरीक़ों को अपनाते थे, आप जानते हैं कि एक बार उन्हें ट्रेन से भी फेंक दिया गया था, कई बार उन पर वॉर भी किया गया अफ्रीका पर, उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए गए, उन्हें पीटा भी किया, यानी उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। तो शुरुआत ऐसे ही होती है, लोग आपका मजाक बना सकते हैं, आगे चल के वही आपके पैर पड़ेंगे, वही आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। बट द पावर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। लेकिन गांधी जी का कहना था कि जो ताकत होती है, जो पावर होती है,
क्योंकि यहाँ पे सत्याग्रह में हम ट्रुथ की पावर पे बात कर रहे हैं। बट द पावर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रांग। उन्होंने कहा कि जो पैसिव रेजिस्टेंस के लिए जो पावर चाहिए, जो शक्ति चाहिए कि आप खड़े हैं चुपचाप और सहन कर रहे हैं, इस पावर की बात यहाँ हो रही है। यानी कि सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल ये तो सिर्फ बलवान और स्ट्रांग लोगों का ही है, जिसका जिगर होगा वही ये कर सकता है। दिस पावर इज़ नॉट पैसिव रेजिस्टेंस। इस पावर को हम पैसिव रेजिस्टेंस नहीं कहते। इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा कि पैसिव रेजिस्टेंस के लिए जो ताकत चाहिए होती है, जो पावर चाहिए होती है, वो पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है। वो पावर क्या है? इंटेंस एक्टिविटी की डिमांड करती है। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो मूवमेंट था साउथ अफ्रीका में वो पैसिव कहाँ था, वो तो एक्टिव था। लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, आंदोलन आगे बढ़ता था, उसमें मूवमेंट था और वो सफल भी हुआ। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स। सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है कि हम बॉडी का सहारा लेते हैं किसी पर अर्पण करने का। सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन। कोई सत्याग्रही अगर अपने आप को सत्याग्रही कहता है, यानी सच के साथ होने का दावा करता है, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, दर्द नहीं पहुंचाएगा, किसी को दर्द नहीं देगा। ऑन द एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब हमारा प्रतिद्वंदी, हमारा अपोजिट पर्सन, हमारा इनेमी हो सकता है। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। एक सत्याग्रही अपने इनेमी का, अपने प्रतिद्वंदी का, अपने विरोधी की बर्बादी नहीं चाहता। इन द यूज़ ऑफ सत्याग्रह देयर इज़ नो इल विल वॉट एवर। और एक सत्याग्रह करते वक्त एक सत्याग्रही के मन में कोई भी घृणा की भावना भी नहीं होनी चाहिए, कोई विद्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए कि वो बर्बाद हो जाए, वो नष्ट हो जाए, भगवान करे उसके साथ ऐसा हो जाए, नरक में जाओगे, गालियाँ देना, ये सब नहीं होना चाहिए। नोट सीरीज़ में हमने इस पर सारे नोट्स बनाए हुए हैं। सत्याग्रह इज़ प्योर सोल फोर्स, बल्कि सत्याग्रह तो आत्मा की ताकत है। और आप जानते हैं कि सोल फोर्स कब क्रिएट होता है? व्हेन यू आर विद द राइट थिंग्स, न्याय के साथ हैं, सच के साथ हैं, सताए हुए लोगों के साथ हैं, देन सोल फोर्स वर्क करती है। ट्रुथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। और आत्मा का तत्व क्या है, यानी व्हाट इज़ द मैटर ऑफ सोल, जिससे सोल पर असर पड़ता है, वो है सत्य। सत्य को इग्नोर करोगे तो आपकी आत्मा आपको कहेगी आप गलत कर रहे हो। सत्य का साथ दोगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी, आपको एक नई ताकत मिलेगी, जोश आ जाएगा एक प्रकार से। दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। इसलिए इस ताकत को सत्याग्रह कहा जाता है। यानी सत्याग्रह इज सोल फोर्स बिकॉज सोल फोर्स ऑलवेज साइड्स विद द ट्रुथ। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद द नॉलेज। अच्छा, जो सोल यानी कि हर एक में सोल होती है, तो सोल इज इन्फॉर्म्ड विद द नॉलेज का मतलब होता है कि लोगों को ये समझाना चाहिए कि सत्य क्या है। इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव। इसके अंदर प्रेम की ज्वाला हमेशा जलती रहती है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, और अहिंसा ही सर्वोपरि सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ गांधी जी प्रेम की बात कर रहे हैं, अहिंसा की बात कर रहे हैं और लोगों को जागृत करने की भी बात कर रहे हैं। इट इज़ सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप। उन्होंने कहा कि ये भी सत्य है एक प्रकार से कि भारत ब्रिटेन की बराबरी नहीं कर सकता और यूरोप की बराबरी नहीं कर सकता अगर फोर्स की बात हो, आर्म्स की बात हो। द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड। अब जो अंग्रेज़ लोग हैं वो युद्ध की देवता की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे इनका व्यंग है, ये टॉन्ट है। एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज देयर बिकमिंग। अब वो सब के सब जैसे नज़र आते हैं वैसे वो बनते चले जा रहे हैं। बियरर्स ऑफ आर्म्स यानी कि हथियार लेके लोगों पे कब्जा करना, नई ज़मीनों पे कब्जा करना, गुलाम बनाना देशों को, सताना वहाँ के लोगों को, तो वो तो ये काम करते हैं। द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स। लेकिन हम भारतीय लाखों की तादाद में हम हथियार लेके नहीं चल सकते। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने अपना ये धर्म बना लिया है कि अहिंसा हमारा धर्म है और एक अहिंसात्मक पथ पर चलने वाला व्यक्ति हथियार नहीं उठाता। तो यहाँ इन्होंने एक डिफरेंस और एक कॉन्ट्रास्ट पैदा किया है कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटेन वर, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इन द कंट्रीज इन यूरोप पर। वो हथियार बनाना, हथियारों के बल पर लोगों पे कब्जा करना, और हम अहिंसा के पुजारी हैं। इस प्रकार से सत्याग्रह को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो देखिए, महात्मा गांधी ने 1920 में वो जो सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, पहला आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके पहले उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी थी। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि वो कुछ समय रहकर स्टडी करना चाहते हैं इंडियन सिचुएशन को, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो अलग अलग जगहों पर लोगों की डिमांड पे हो जाते थे
और उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। तो इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो इसमें 1917 का आता है आपका चंपारण सत्याग्रह, कि जहाँ पर नील की खेती करने के लिए यानी इंडिगो कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया जाता था। लगभग 15% हिस्से पे उन्हें इंडिगो कल्टीवेशन करना ही पड़ता था, और आप जानते हैं उससे खेत खराब हो जाया करते थे, क्योंकि उतने हिस्से पे वो खाद्यान्न उत्पन्न कर सकते थे जो उनके लिए भरण पोषण के काम आ सकता था। और उसके बाद जब नील बनने लगा यूरोप में, खुद ही इंडिया से सप्लाई कम होने लगी, तो टैक्स बढ़ाए गए, ज़बरदस्ती वसूली की गई। तो उसके लिए वहाँ पे उन्हें बुलाया गया। एक राजकुमार का नाम का व्यक्ति जो था वो बिहार से आकर गांधी जी को मना के ले गया। वहाँ पे गांधी ने संघर्ष किया और उन्हें जो वसूली थी उसमें से लगभग 25% हिस्सा जो है वापस दिलाया वहाँ किसानों को। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये किताबों में 1918 में पढ़ने को मिलता है, 1918 में। तो उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया, गुजरात में यहाँ पे उन्होंने 2 किए लगातार। तो खेड़ा में फसल नष्ट हुई थी, यानी अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। तो प्लेग एपिडेमिक भी फैला हुआ था, फसलें भी नष्ट हो गई थी। तो खेड़ा के किसान बड़े परेशान थे और वो कहते थे सरकार से कि भाई उन्हें रेवेन्यू माफ़ किया जाए, उनका जो उनसे लगान वसूला जाता है वो ना वसूला जाए, और अगर वसूला भी जाए तो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए। तो वो नहीं मान रही थी सरकार। गांधी जी गए वहाँ पे, संघर्ष किया और बाद में रिलैक्सेशन दिलाया और सरकार को मजबूर किया कि वो ऐसा आदेश पारित करे कि जो सक्षम है खाली उन्हीं से लगान वसूला जाए। इसी तरह 1918 में भी महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए सत्याग्रह किया, सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। क्योंकि प्लेग के लिए जो बोनस दिया जाता था, मतलब जो महामारी फैली थी तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती थी उस माहौल से लड़ने के लिए, उसमें सस्टेन करने के लिए। तो बाद में इसे जो मिल वर्कर्स से वो जो मालिक थे फैक्ट्रीज़ के वापस लेना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने जाकर वहाँ पे कोई रास्ता निकाला और 35% बोनस दिलवाया। और देखिए महात्मा गांधी कितना असर था कि जो लोग महात्मा गांधी के विरोधी थे, बाद में कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला गया कि जो मालिक थे वो खुद खुशी खुशी उन्होंने बोनस भी दिया और मिठाइयाँ भी बांटी। तो ऑलरेडी इनकी प्रैक्टिस तो यहाँ भारत में हो चुकी थी, और गांधी जी तो पहले भी जाने जा चुके थे सत्याग्रह जो उन्होंने अपनाए थे डिफरेंट मेथड्स इन अफ्रीका। लेकिन अब आगे हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। द रॉलेट एक्ट। इसका नाम रॉलेट एक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश जज थे सर सिडनी रॉलेट। देखिए सर तो उपाधि है, तो सर सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में वो जो कमेटी बैठाई गई थी 1917 में, कमेटी बैठाई गई थी, तो उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके आधार पर एक बिल बनाया गया जिसे एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रॉलेट एक्ट कहते हैं। और वैसे इसका जो पूरा नाम था वो था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, और 21 मार्च को इसे पास किया गया था और लागू भी कर दिया गया था। इसे ब्लैक बिल भी कहा जाता है, काला कानून। तो क्या बात थी, एम्बॉर्डेंड विद द सक्सेस। तो महात्मा गांधी का सीना फूल के चौड़ा हो चुका था क्योंकि उन्हें 3 सफलताएं मिली थी। गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। तो 1919 में जो एक्ट ये पारित करने की बात चल रही थी, तो प्रपोज किया गया था उस समय कि रॉलेट एक्ट पारित किया जाएगा, तो गांधी जी ने इसका विरोध करना शुरू किया। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो प्रोविंशियल काउंसिल्स भी, और देखिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप समझिए जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है आज, जो केंद्र में कानून बनते हैं पूरे देश पे लागू होते हैं, तो उस तरह से इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस वक्त। बाद में इसी की जगह पार्लियामेंट ने ले ली थी। डिस्पाइट यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स ने खूब खुल के विरोध किया, सब ने, उसके बावजूद भी पास कर दिया गया इसे। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स। क्या खास बात थी कि इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ये बनाया इसीलिए गया था ना, एनार्किकल की जो अराजकतावादी हैं, टेररिस्ट हैं, जो सरकार के खिलाफ एक्टिविटीज़ में लिप्त रहते हैं, तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए ये सब किया गया था। बहुत ही रिप्रेसिव काइंड का एक्ट था। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। एंड अलाउड डिटेंशन मतलब होता है कि उन्हें आप जेल में बंद कर दीजिए या उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, रोक लीजिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। अब देखिए 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए आप किसी को जेल में रख सकते हो, कितना भयानक गंदा कानून था ये। यानी इसमें अधिकार की तो बात ही नहीं है। आज हमारे यहाँ वकील होते हैं, हम कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसलिए इसको जो रॉलेट एक्ट था इसे ये भी कहा गया कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरह से भी इसको कहा गया। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। तो इस प्रकार अन्यायपूर्ण लॉ के खिलाफ वो एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना चाहते थे जो अहिंसात्मक तरीके से चलाया जाएगा
और 6 अप्रैल को उन्होंने एक बहुत माइटी हड़ताल की डिमांड की कि लोग उस वक्त प्रदर्शन करें, दिखाएं सरकार को कि क्या ताकत है जनता की। और लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड भी किया। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत किसी को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी घर की तलाशी भी ली जा सकती थी। बस ये बताना था कि ये व्यक्ति एक टेररिस्ट है, ये व्यक्ति एनार्किकल एक्टिविटीज़ में लिप्त है, ये व्यक्ति, यानी जितने भी क्रांतिकारी थे उस वक्त, उनको तो गिरफ्तार करने में टाइम ही नहीं लगता इस कानून के तहत। प्रेस पर भी सेंसरशिप की बात हुई। तो एक प्रकार से ये अधिकार ख़त्म करने वाला कानून था। तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या सिचुएशन बनी। इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी और लोगों का सरकार से मुंह भंग हो चुका था कि हमने उनका सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो शायद वो हमें कुछ कंसेशन देंगे। इस बीच महात्मा गांधी आते हैं और वो 3 छोटे छोटे, हम इन छोटे छोटे आंदोलन इसलिए कह रहे हैं उन्हें सफलता मिल गई थी, बस यही समझ लीजिए, क्योंकि बड़े आंदोलन बाद में हुए तो उनकी कंपेरिजन में थे ये। इन तीनों में उन्हें सफलताएँ मिली थी। और उसके बाद देखिए हम रॉलेट एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सिचुएशंस बन रही हैं बड़े आंदोलन के लिए, और एक लीडर की आवश्यकता थी, तो महात्मा गांधी आ ही चुके थे ऑलरेडी। उन्हें अपने को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी। ही हैड ऑलरेडी प्रूवन हिज वर्थ ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। वहाँ पे रेसिस्ट रिजीम के खिलाफ फाइट किया उन्होंने, और यहाँ पे वो एक फॉरेन यानी कॉलोनियल पावर, एक इम्पीरियलिस्ट पावर के खिलाफ लड़ रहे थे फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और इंडिया तो उनका खुद का देश था, भारत। तो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। रैलीज़ वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़। रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई, लोग हड़ताल पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप्स पे भी हड़तालें होने लगी, दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज। अपसर्ज मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना, तो अलार्म मतलब घबरा जाना। तो जो सरकार थी वो तो घबरा गई कि इतना ज़्यादा कैसे सपोर्ट मिल रहा है महात्मा गांधी को, एंड स्केयर दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये उन्हें डर बैठ गया सरकार को कि पब्लिक आमादा है, हड़ताल कर रही है, कारखाने सब बंद हो गए हैं। काफ़ी बड़ी हड़ताल थी उस दिन। और उसके बाद फिर अनरेस्ट शुरू ही हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग, जनता जो है लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन काट दें और रेलवेज़ एंड टेलीग्राफ को डिसरप्ट कर दें, जिससे कि सरकार के लोग एक जगह से दूसरी जगह संदेश न पहुंचा सके और फोर्स न जा सके। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम डाउन। क्लैम डाउन मतलब होता है जैसे किसी गला दबा देना, चारों तरफ से घेर लेना। तो क्लैम डाउन और नेशनलिस्ट, तो जितने भी राष्ट्रवादी थे, यानी कि जो लीडर्स थे मेन और जो उनके फॉलोअर्स भी थे खासकर, तो उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू की, उनकी धरपकड़ शुरू की। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। पंजाब में अमृतसर में लीडर्स को पकड़ा गया। महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। और महात्मा गांधी को दिल्ली में आने पर रोक लगा दी गई कि दिल्ली में आना नहीं। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृत। पंजाब में कुछ ज़्यादा ही अनरेस्ट था, क्योंकि क्या बात थी कि वर्ल्ड वॉर में जो है पंजाबी सिपाही जो सिख थे उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और उसके बाद वो देख रहे थे कि सरकार कोई कंसेशन देने को राजी नहीं थी। द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन। तो देखिए, पीसफुल प्रोसेशन का मतलब ये था कि जनता वहाँ पे कोई किसी को हर्ट नहीं कर रही थी, शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था और वहाँ पर फायर कर दिया। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स। अब देखिए, जनता तो ज़्यादा तादाद में थी, पुलिस वाले तो इतने तादाद में नहीं थे, तो जनता भड़क गई और उसने क्या किया कि वाइड स्प्रेड अटैक शुरू कर दिए। हमला बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे, सब पे जनता जाके वहाँ पे तोड़फोड़ करने लगी। मार्शल लॉ इम्पोज एंड जनरल डायर टू कमेंड। तो फिर पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को बुलाया गया। इसका नाम शायद आप पहले सुन चुके होंगे और इसके भयानक कामों के लिए आप जानते हैं। और जनरल डायर के साथ कौन सा कांड जुड़ा हुआ है? जी हाँ, जलियांवाला बाग कांड। तो आइए उसको स्टडी करते हैं। ऑन 13 अप्रैल द इन फेमस जलियांवाला बाग, हम इसको मैसेकर कहते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार, क्योंकि वहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे। तो 13 अप्रैल की डेट है यहाँ पे। डेट्स आप याद रखिए। रॉलेट एक्ट हो गया आपका 21 मार्च और 1919, ये 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ऑन द डे लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो था, एक तरफ से एंट्री थी उसकी और बाकी तरफ से बंद था, तो वो एक प्रकार से इनक्लोजर ही कहा जाएगा। लोग यहाँ वहाँ आ जा नहीं सकते थे, चारों तरफ थोड़ा सा ऊंचाइयाँ थी, तो था तो ग्राउंड वो, तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। तो कुछ लोग तो रॉलेट एक्ट का भी विरोध करने के लिए, और अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। तो एन वाली बैसाखी का भी जो मेला लगता है, तो उसको भी मनाने के लिए लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। और यहाँ पे 2 नेताओं के मैं नाम आपको बता दूँ कि एक थे सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ था और उन्हें भारत से बाहर भेजने की तैयारी चल रही थी। तो इनका भी, दोनों पंजाब से थे, तो इनका भी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे।
बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, अच्छा काफ़ी लोग गांव से आए थे, शहर से बाहर थे। द मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ, उन्हें पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है पंजाब में और मार्शल लॉ में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो पहुँचे थे वो लोग। डायर एंटर द एरिया, बाद में वहाँ का जो गवर्नर था माइकल और डायर, उसने जनरल डायर को कहा कि जाओ, कमाल उसने ऑलरेडी संभाली हुई थी, मतलब कमान मार्शल लॉ लागू किया हुआ था। तो उसने जाकर वहाँ गुस्से में एक्सिट को, पहले जो पॉइंट था जहाँ से लोग बाहर निकल सकते थे, उसको ब्लॉक किया और भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और सैकड़ों लोगों को मार गिराया। ऑफिशियल फिगर तो लगभग 400 के लगभग जाती है, लेकिन काफ़ी लोग मारे गए थे। हिज ऑब्जेक्ट्स एज ए डिक्लेयर्ड लेटर, अब यहाँ पे हम इस पर ज़्यादा क्या कहें, बस आप ये समझ लीजिए कि अंग्रेज़ों के शासनकाल की क्रूरतम घटनाओं में से एक घटना थी। और बाद में एक कमीशन भी बैठाया गया, हंटर कमीशन, जिसने डायर की गतिविधियों को तो अप्रूव नहीं किया, लेकिन उस सिचुएशन में उनके उठाए गए कदम को गलत भी नहीं कहा। तो देखिए पब्लिक में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। रॉलेट एक्ट फिर ये जलियांवाला बाग मैसेकर। हिज ऑब्जेक्ट एज ए डिक्लेयर्ड, बाद में उसने कहा कि मेरा जो उद्देश्य था वो ये था, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। देखिए प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट का मतलब ये है कि भारत देश के नागरिक ये मान के चले, मतलब दे हैव टू एक्सेप्ट, मोरली ये मान लें, मतलब उनके आत्मा में भी ये बात बैठ जानी चाहिए। टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड वेव, कि हमें अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही रहना है और अगर हम उनके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे तो इसी प्रकार से डर और भय से वो कांपना शुरू कर दें जब भी उन्हें उनके मन में कोई ऐसा ख्याल आए कि दे हैव टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये था मॉरल इफेक्ट, टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश एज देयर रूलर्स। और सेकेंड, इफ़ दे गो अगेंस्ट द रूलर देन दे विल फेस टेरर लाइक दिस, तो डरा धमका देना। एज द न्यूज़ ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, जैसे जैसे जलियांवाला बाग कांड की स्प्रेड न्यूज़ हुई, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। तो भाई देखिए जो उत्तर भारत के क्षेत्र थे यानी पंजाब के अलावा, वहाँ पे लोगों का रिएक्शन देखने को मिला। देयर वर स्ट्राइक्स हैं और झड़प हो जाती थी पुलिस वालों से और गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर अटैक करना। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड, अच्छा गवर्नमेंट कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने कहा कि हमारे पास तो ताकत है, हथियार हैं, सैनिक हैं। रिस्पॉन्डेड विद अ ब्रूचुअल रिप्रेशन, बहुत ही भयानक अत्याचारों के साथ उसने बदले की कार्रवाई की लोगों को दबाने के लिए, लोगों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, तो उस वक्त इस प्रकार की भी घटनाएं देखने को मिली जहाँ पर लोगों को बहुत ही अपमानित किया जाता था, उनको डराया धमकाया जाता था। जैसे सत्याग्रहीज व फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे नाक रगड़ने जैसी घटनाएं कराई जाती थी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स में कोने के बल उनसे क्रॉल कराया जाता था, रेंग कर चलाया जाता था और कहा जाता था सलाम करो साहिब, साहिब सलाम करो, हम साहिब ही तुम्हारे। पीपल ऑफ फ्लॉग, लोगों पे कोड़े बरसाए जाते थे। और अराउंड गुजरावाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पंजाब का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान में भी है ना, तो गुजरावाला वहाँ पर बॉम्ब भी बरसाए गए। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, जब देखा कि वायलेंस बढ़ता ही चला जा रहा है तो महात्मा गांधी ने फिर इसको वापस ले लिया। महात्मा गांधी के आप आगे भी मूवमेंट में देखेंगे कि वो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया करते थे। क्यों करते थे? सीधा सा कारण है कि ही वांटेड ऑल द मूवमेंट्स टू बी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट मेथड्स, और लोग यहाँ पे उपद्रव करना शुरू कर देते थे। अच्छा लोगों की क्या गलती है? जब उनके ऊपर कोई फोर्सफुली अटैक करेगा बिना उनकी गलती के तो कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे? क्राउड तो रिएक्शन हो कर सकती है। और जो गवर्नर था माइकल डॉयर, उसको बाद में 1914 में उधम सिंह ने मारा था, असैसिनेट कर दिया था उसको बम फोड़कर। और कहा जाता है कि तब वो बचपन में थे जब उन्होंने अपनी आंख से इस कांड को देखा था। वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, तो रॉलेट सत्याग्रह जिस प्रकार से चारों तरफ फैल गया था, देखिए जनता की भागीदारी तो बढ़ चुकी थी और जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ और नाराज़ होती चली जा रही थी, क्योंकि इनके कारनामे ही अंग्रेज़ों के ऐसे थे, ब्रिटिश पीपल के। इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिएक्शन देखने को मिला वो शहरों में और कस्बों में ज़्यादा देखने को मिला। रूरल एरियाज़ में इस तरह के रिएक्शन ज़्यादा देखने को नहीं मिले। तो अब भाई देखिए, अगर रूरल एरियाज़ में अभी हमारे यहाँ तो छोड़िए, पहले ये कहा जाता था कि 70% लोग तो हमारे गाँव के हैं, किसान हैं, और भारत कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं। तो 100 में से अगर 70 लोग अछूते रहेंगे तो कोई आंदोलन कैसे सफल हो सकता है? फिर इसमें मुस्लिम्स भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, उन दोनों का भी साथ आना जरूरी है। तो महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगने लगा कि हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहिए, ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा आंदोलन ही सही, ब्रॉड बेस्ड का मतलब जिसमें और भी लोग पार्टिसिपेट करें, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट करें। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज्ड। हाँ, ये भी उन्हें पता था, जानते थे कि कोई मूवमेंट
ब्रॉड बेस्ड नहीं हो सकता विदाउट द ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लोजर टुगेदर, जब तक हम हिंदूज और मुस्लिम को साथ लेके नहीं आएंगे। वन वे ऑफ डूइंग दिस, एक तरीका तो ये था कि ही फेल्ट, उनको ऐसा लगा, वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। देखिए इसे खिलाफायत इशू कहना चाहिए, क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस ग्रुप था मुस्लिम्स का, जो ऑटोमन का सुल्तान था, यानी ऑटोमन साम्राज्य का जो सुल्तान हुआ करता था, सल्तनत का मुखिया, उसे खलीफा भी कहा जाता था। और मैं आपको ऑलरेडी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जब मैं पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने खासकर बाल्कन क्राइसिस के समय आपको मैंने बताया था कि ऑटोमन साम्राज्य क्या था, कहाँ तक फैला हुआ था, और किस प्रकार से 1912 और 13 के बीच में जो बाल्कन वार्स होते हैं, तो उसमें ऑटोमन एम्पायर के काफ़ी क्षेत्र अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे मैसेडोनिया है, अल्बानिया है। लेकिन फिर जब वॉर होता है 1914 और 1918 के बीच में, तो वास्तव में ऑटोमन साम्राज्य की हार होती है। और 1918 में जो अलाइड फोर्सेस होती हैं, क्योंकि एक तरफ अलाइड फोर्सेस थी, एक तरफ सेंट्रल पावर्स थी, तो सेंट्रल पावर में जर्मनी था और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, और यहीं पे ऑटोमन साम्राज्य भी, जिसे हम आज टर्की के नाम से जानते हैं, कभी वो बड़ा साम्राज्य था जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। तो इन सब की हार होती है। इस्तांबुल में पहुंचती हैं ब्रिटेन, इटली और फ्रांस की फोर्सेस, और राजधानी पे कब्जा करते ही देश की हार मानी जाती है। तो ऑटोमन एक हारा हुआ साम्राज्य था, और उस वक्त जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक था, यानी जो हम खलीफा कहेंगे, वो था मोहम्मद 6। 1918 में गद्दी पर वो बैठा था, और ऑटोमन साम्राज्य ख़त्म होने के बाद, यानी जो टर्की है उसको रिपब्लिक बना दिया जाता है, वहाँ पे सल्तनत ख़त्म कर दी जाती है। तो ये लास्ट और लगभग 36वां शासक था, यानी जिसे खलीफा कहा जाता था। एक मैप ले लेते हैं हम। अब देखिए ये है टर्की, इसे तुर्की के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। लेकिन कभी जो ऑटोमन साम्राज्य था, इतने भी कलर्ड पोर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी नीले वाले, यानी पानी के कलर को छोड़ के, तो वहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं हरा हरा, यहाँ तक बाउंड्री, कभी सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया सब इसके अंतर्गत थे, लेकिन सब धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। और आपने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि किस प्रकार से कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के तहत इसे आज़ाद किया जाता है। तो इधर देखिए सीरिया का भी हिस्सा है, इराक का भी हिस्सा है, पैलेस्टाइन है, ये यरूशलेम है जो कि अब इसराइल में है। इस प्रकार से इस मैप में पूरा नहीं है, अरब का भी कुछ हिस्सा देखिए इस मैप में। आप देखिए किस प्रकार से, ये देखिए अफ्रीका में भी ऑटोमन साम्राज्य फैला हुआ था, देखिए इजिप्ट का हिस्सा है, और ये रहा अरेबिया। और आप जानते हैं कि अरेबिया काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे यहाँ मक्का आप देखिए, रिलीजियस प्लेसेस भी ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत थी, लेकिन सब धीरे धीरे टूटता चला गया, यहाँ से सब ख़त्म होते हुए चले गए, और अंत में सिर्फ इतना हिस्सा रह गया जिसे टर्की के नाम से आज हम जानते हैं। तो इसका जो सुल्तान था वो खलीफा कहलाता था, खासकर सुन्नी मुसलमानों का वो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर भी था। जैसे मैंने मोहम्मद 6 बताया, लास्ट सुल्तान था, लास्ट खलीफा भी था। तो जब 1918 में हार हो जाती है, तो जो ब्रिटर फोर्सेस होती हैं, यानी कि ब्रिटेन खासकर, तो उनसे लोग ये वादा चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य को छिन्न भिन्न न किया जाए, मीन्स कि उसको डिसमेंबर न किया जाए, उसको डिज़ोल्व न किया जाए, उससे हिस्से वापस न लिए जाएं, खासकर वहाँ पर जहाँ पर जो रिलीजियस प्लेसेस थी वो इनके अंतर्गत रहना चाहिए, और सल्तनत ख़त्म नहीं की जानी चाहिए, खलीफा का पद बना रहना चाहिए, क्योंकि ही वॉज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे पोप है, पोप क्रिश्चियन के लिए जो महत्व रखते हैं, हालांकि पोप तो खाली रिलीजियस लीडर हैं, लेकिन जो सुल्तान हुआ करता था, जो खलीफा हुआ करता था, यहाँ पे जो बैठता था, साम्राज्य का मालिक हुआ करता था, वो पॉलिटिकल लीडर भी था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर हिंदूज मुस्लिम्स को एक साथ लेके आना है तो उसका कोई तरीका होना चाहिए। तो वन वे ऑफ डूइंग दैट ही फेल्ट वाज टेक अप खिलाफत इशू। तो इसी इशू को हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि उस वक्त दुनिया में कई देशों में मुसलमान इस चीज़ को लेकर परेशान थे और दबाव डाल रहे थे इंग्लैंड पे खासकर कि वो ऐसा ना करें। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एंड देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। की ये हुआ कि भाई अब जो जीते हुए देश हैं वो एक संधि लादना चाहते हैं ऑटोमन साम्राज्य पे, और जो उनका स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का, यानी खलीफा जिसे कहा जाता था, मैं सब आपको बता चुका हूँ। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। तो इंडिया के मुसलमान भी, यानी इंडियन मुस्लिम आंदोलन कह सकते हैं आप, कि उन्होंने भी विरोध करना शुरू किया। इंग्लैंड भी गए वो लोग, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला उन्हें, तो आकर उन्होंने जो है यहाँ पर एक कमेटी बनाई विरोध करने के लिए, और गांधी जी ने इसे सपोर्ट दिया। उनकी क्या डिमांड थी कि जो खलीफा का पद बना रहा है, उसकी जो टेम्पोरल पावर्स हैं, इस दुनिया में जो भी पावर्स हैं वो बनी रहनी चाहिए। और एक ट्रीटी ऑफ सेवर्स काफ़ी फेमस है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स,
तो उसमें जो ये काम किया जाना था कि इसके हिस्से से वापस लिए जाने थे, जो भी मैंने आपको टुकड़े टुकड़े बताए, पैलेस्टाइन है, सीरिया है, लीबिया है, ये सब इराक़ का हिस्सा है, अरेबिया का काफ़ी हिस्सा था। क्योंकि अब सिर्फ इसको इतना उन्होंने किया भी, यानी टर्की को सिर्फ इतना हिस्सा बना के छोड़ दिया गया। और कभी इस साम्राज्य की स्थापना एनाटोलिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे उस्मान नाम के लीडर ने की थी, उस्मान प्रथम। उसे उथमान भी कहा जाता है, जिससे कि ऑटोमन साम्राज्य का नाम पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। और लगभग 600 साल तक शासन करने के बाद इसका अंत होता है। यानी कि अगर हम डेट देखें तो 1299 के लगभग इसकी स्थापना हुई थी और 1924 में जाके ख़त्म हो जाता है। और आज वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और टर्की आज रिपब्लिक है। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, इतिहास हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि रियल स्टोरी होती है। और मैं एक शेर आपको बार बार कहता हूँ, हालांकि मैं नहीं जानता कि यही वर्ड्स हैं कि नहीं है, कि जमाने ने देखे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, एक से एक महान हस्तियाँ हुई और लेकिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। एक से एक महारथी धाराशायी हुए। उसी तरह से एक ऑटोमन साम्राज्य था। बड़े साम्राज्यों में दुनिया में इसकी गिनती होती है। तो इसी को डिसमेंबर करना, इसको डिसॉल्व करना, इसके हिस्से वापस लिए जाने और ये जो रिलीजियस प्लेसेस थी वो खलीफा के अंतर्गत रहने की, ये सब चीज़ें डिमांड थी यहाँ पर, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं मिला। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि हम भी खिलाफत को यहाँ पे सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पर बच्चों में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि अब बहुत छोटे हैं, लेकिन खिलाफत एक रिलीजियस इशू था और महात्मा गांधी जो मूवमेंट लॉन्च करते थे, पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ करते थे और पॉलिटिक्स और रिलीजन को साथ लेके चलने पर हमेशा डिबेट रहा है। क्योंकि अगर आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में शामिल करते हैं तो सेकुलरिज्म नहीं रह जाता और एक सेकुलर नेता कभी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए गांधी जी की आलोचनाएं भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन गांधी जी ने साथ दिया। उस वक्त उनके माइंड में था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मुस्लिम्स भी हमारा साथ देंगे। अ यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स ऑफ मोहम्मद अली एंड शौकत अली। अच्छा, खिलाफत इशू में और खिलाफत कमेटी की स्थापना में और खिलाफत आंदोलन में इन भाइयों की बहुत बड़ी भूमिका थी, यानी मोहम्मद अली एंड शौकत अली। और भी लोगों का नाम हम ले सकते हैं इसमें, जैसे अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम ले सकते हैं, अजमल खान, हजरत मोहानी आदि आदि। बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। तो महात्मा गांधी के बराबर तो कोई लीडर था नहीं वहाँ पे, तो उनको भी ज़रूरत थी कि भाई महात्मा गांधी का सपोर्ट मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है और सरकार पे दबाव भी बन सकता है कि क्या हमको यूनाइटेड एक्शन एक साथ मिलकर उठा सकते हैं। गांधी जी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी। गांधी जी ने देखा कि अच्छा खासा मौका है टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। देखिए, अम्ब्रेला होता है छाता, ठीक है। अब उस छाते के अंतर्गत कई लोग आ सकते हैं, ठीक है, बड़ा छाता हो तो अम्ब्रेला के अंतर्गत लाने का मतलब ये है कि जितने भी छोटे छोटे कॉजेज़ हैं सबको मिलाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन लॉन्च किया जाए, उसको एक नाम दे दिया जाए और सब उसके अंतर्गत आ जाए। यानी सारे छोटे छोटे इशूज़ यूनिफाइड होके एक आंदोलन के तहत वर्क करें। तो मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट की कोई एक बहुत बड़ा आंदोलन लागू किया जाए। अब जैसे इसमें देखिए दो इशू हैं, एक तो नॉन कोऑपरेशन हो गया, भी भारत की आज़ादी से रिलेटेड है, और एक खिलाफत इशू भी हो गया, और जनता के तमाम इशू थे ही। तो सब अलग अलग न चलकर एक ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से ऑल मूवमेंट्स वर ग्रुप टुगेदर एंड लॉन्च्ड अंडर अ डिफरेंट नेम कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920। देखा, ये विवाद तो बनी चुका था कि गांधी जी को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जनरली कांग्रेस के अधिवेशन साल में एक बार होते थे दिसंबर में, लेकिन एक स्पेशल सेशन बुलाया गया यहाँ पे। अक्सर ज़रूरत पड़ने पे स्पेशल सेशन की डिमांड उठती थी, तो कलकत्ता में एक सेशन बुलाया गया और 1920 में सितंबर में ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स। तो जो भी प्रश्न उठ रहे थे उनका जवाब देते हुए गांधी जी किसी तरह से कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च होगा खिलाफत के इशू के साथ और हम स्वराज की डिमांड करेंगे। तो ये भी एक चेंज था, पहले डोमिनियन स्टेटस था, अब स्वराज की डिमांड की बात उठ रही थी कि हमें स्वराज चाहिए, यानी स्वशासन चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता अभी भी नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात अभी भी नहीं है यहाँ पे, वो जाके 1929 में होगी। तो वो हम पढ़ेंगे आगे चल के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब हम स्टडी करेंगे तब। अच्छा, मैं एक चीज़ तो बताना आपको भूल ही गया कि यहाँ पर ये जो किस प्रकार से यहाँ पे रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया। दरअसल ब्रिटेन को या जो अलाइड पावर्स थी उन्हें ज़्यादा कोशिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हालांकि उन्होंने डिसमेंबर कर दिया तुर्की को, बस इतना ला के छोड़ दिया। और आज मुस्लिम मुल्कों में सबसे ज़्यादा मॉडर्न ये जो देश है मुस्लिम, वो टर्की है। यहाँ के लोगों का पहनावा और यहाँ लोगों की जीवन शैली देख के आप बता नहीं सकते। और टर्की अकेला है जो यूरोप में शामिल भी किया गया है कि भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और क्योंकि उस समय का नक्शा है, यह है इस समय के यूरोप का मैप। आप देखिए यहाँ पर
ये टर्की यहाँ पर है, ये पूरा, और अंकारा इसकी राजधानी। अब देखिए आपको ये बुल्गारिया दिखाई दे रहा है, सर्बिया दिखाई दे रहा है, रोमानिया दिखाई दे रहा है, बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है। आपको याद आ रहा है कुछ? ये बाल्कन के देश हैं जो मैंने आपको बताए थे जब बाल्कन क्राइसिस में पढ़ा रहा था। अब देखिए सब अलग हैं, लेकिन कभी इस साम्राज्य के अंतर्गत थे, ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत। तो ये सब जो हुआ है, ये सब हुआ है 1918 के बाद, जब हरा दिया गया था ऑटोमन एम्पायर को। तो अलाइड पावर्स को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ खुद ही तख्ता पलट कर दिया था एक मूवमेंट के तहत, जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, यानी कि मुस्तफ़ा कमाल और अतातुर्क। दरअसल ये तुर्की साम्राज्य था। जो ओस्मान फर्स्ट था जिसने इसकी स्थापना की थी 1299 में, वो एक तुर्क था, तुर्क लीडर था। और धीरे धीरे उसने एक साम्राज्य की स्थापना कर डाली। एनाटोलिया से उसने शुरुआत की थी। तो 29 अक्टूबर को 1923 में इसे रिपब्लिक घोषित किया गया, और 1924 यानी कि रिपब्लिक घोषित करते ही एक प्रकार से सुल्तान का पद तो खत्म हो गया, सुल्तान को भी बाहर कर दिया गया, यानी खलीफा को भी बाहर कर दिया गया। और इसीलिए जो महमद यानी कि जो आखिरी सुल्तान था, महमद सिक्स, उनका शासन 1918 से 1922 तक माना जाता है। इसके बाद कोई भी खलीफा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से अब आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा, ऑटोमन एम्पायर, फिर टर्की कैसे हुआ, फिर किस प्रकार से वहाँ पे खिलाफत ख़त्म हुई, यानी खलीफा का पद ख़त्म किया गया, और वहाँ पे किस प्रकार से रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया गया। तो इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने सपोर्ट किया, और यहाँ तक सपोर्ट किया कि जब नवंबर में, जब 1919 में जो फर्स्ट बैठक हुई खिलाफत की कमेटी की, तो गांधी जी को उसका प्रेसिडेंट चुना गया। और 31 अगस्त को यानी कि 1920 को खिलाफत दिवस भी मनाया गया। लेकिन जब 1924 में सब समाप्त हो गया, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि खिलाफत का जो मामला था वो 1919 से 1924 तक चला। और जब ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वहाँ पे रिपब्लिक इस्टेब्लिश कर दिया, तो ये आंदोलन भी छिन्न भिन्न हो गया। इसके जो लीडर्स थे सब यहाँ वहाँ हो गए। अब देखिए महात्मा गांधी ने इनको सपोर्ट किया था, शायद ना चाहते हुए भी, क्योंकि धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अली और शौकत अली इन सब ने फिर क्रिटिक्स हो गए महात्मा गांधी की, और जाके मुस्लिम लीग वगैरह उन्होंने ज्वाइन कर ली। अब देखिए इसके जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो कांग्रेस के साथ चले आए, तो ये खिलाफत कमेटी टूट फूट गई, यहाँ वहाँ हो गए सब लोग। तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दे दी। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी मन में हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और अगले पार्ट में हम नॉन कोऑपरेशन, क्यों, वाई नॉन कोऑपरेशन, और ये जो बैठक हुई थी जो इधर कलकत्ता सेशन की स्पेशल कांग्रेस, तो इसमें किन लोगों ने विरोध किया, उन सबको हम पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि फिर एक और सेशन होता है जो दिसंबर में होता है 1920 में, और आपके यहाँ मैप भी है, यानी आपको एक मैप भी अटेम्प्ट करना है इस चैप्टर के लिए। हिस्ट्री से सिर्फ एक ही मैप है जो इस चैप्टर से है, तो उसको हम लास्ट पार्ट में हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। वैसे भी अपनी नोट सीरीज़ में हमारा मैप का अलग से वीडियो है, जिसमें सारे वीडियोज़ मतलब ऑल मैप का वीडियो है, जो आप सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत आसान है, आप इस चैप्टर का नेम लिखिए और अजीत सर लिख दीजिए, बस ऑल मैप्स क्लास 10 लिखिए और अजीत सर लिख दीजिए, बस आ जाएगा आपको। और आप चाहें तो हैशटैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं अजीत सर, और आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।